बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है पाकिस्तानी सियासत, और उसके अंदर एक ऐसा लफ्ज़ अगर हम लगता है कि जमहूरियत सही तरह अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही, तो उसमें जो बुनियादी फ़र्क है या बुनियादी नुक्स है वो इस लफ्ज़ पर मुनहसर है, वो है डील का लफ्ज़। ये डील का लफ्ज़ है जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और यही डील का लफ्ज़ है जिसकी वजह से हमेशा एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगते रहे, और पॉलिसीज़ की तब्दीली भी होती रही, और चेहरों की तब्दीली भी होती रही, निज़ाम की तब्दीली भी इस डील के नतीजे में होती रही है। अब ये डील का लफ्ज़ एक बार फिर से चलना शुरू हो गया है। एक बार फिर से हुकूमत की जानिब से कुछ वज़रा भी और सीनियर आदमी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो ये रिलीफ गुज़िश्ता दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान की पार्टी को मिल रहा है, इसमें डील का तासुर मौजूद है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब ये दावा कर रही है कि जहाँ मेरिट पर बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें अदालत से जो है वो रिहा हुई हैं, वहाँ पर इसी मेरिट पर जल्द ही इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे। उसी जानिब हुकूमत के कुछ वज़रा ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई तासुर नहीं है। नाज़रीन, एक होती है ख़बर और एक होता है टेस्टर। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सामने लाई जाती हैं ताकि सिर्फ अवामी रद्द अमल जाना जाए, ये खबर है या वाकई ही कोई डील हो रही है, ये टेस्टर के तौर पर सामने आएगा। एक तो मामला ये है, और फिर डील होगी क्या, डील करवाएगा कौन, ये भी एक अहम सवाल है। उसके साथ साथ एक मामला ये भी है कि तमाम लोग तो यही तासुर है कि एक पेज पर हैं, तो फिर क्या उस एक पेज पर इमरान खान की गुंजाइश मौजूद है या किसी सूरत निकाली जा सकती है, ये भी एक अहम सवाल है। अब 190 मिलियन पाउंड केस से मुताल्लिक ECL में शामिल नाम निकाल दिए गए हैं। वज़ीर कानून की जानिब से आज एक स्टेटमेंट आई। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का डी चौक एहतजाज से गिरफ्तारी के बाद रिहा होने वाले सरकारी मुलाजमीन का इस्तकबाल किया गया है, ये भी हमने देखा। तो इस किस्म की रिहाइयों के बाद ये खबरें अब चलती हैं कि डील हो रही है। तो अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि क्या माहौल है डील वाला या नहीं है। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब बशीर, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, ये एक बार फिर से डील और ढील की बात हो रही है, तो क्या ये वाकई ही आपको लगता है कि एक दुरुस्त खबर के तौर पर सामने आ रही है या एक टेस्टर के तौर पर है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो डील की बात है या ढील की बात है, क्या ये कहीं कोई दलील तो ऐसी नहीं है कि ये सिस्टम पहले भी ऐसे ही चलता रहा था, ये सिस्टम अभी भी ऐसे ही चल रहा है और ये सिस्टम अब से लेके आइंदा भी ऐसे ही चलेगा। अच्छा, इसके चूँकि शवाहिद नज़र आ रहे हैं, लिहाजा बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जी को ढील दी जा रही है। सवाल ये है कि ये डील कौन करता है, ये ढील कौन देता है, और फिर ये कि डील किसके साथ होती है और ढील कौन इसको कबूल करता है। जब आप इन 3-4 एंगल से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये 26वीं तरमीम के बाद होना शुरू हुआ, जबकि हुकूमत वक्त ने अपनी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। तो दलील ये दी गई कि देखिए हुकूमत जो है उसके पास 2/3 अक्सरियत है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई उसमें उसको कोई इख्तिलाफ की बात हो, क्योंकि ये मिनहसुल कौम, सब ने मिनहसुल जमात, सब लोगों ने मिल के इसको किया है। तो दलील तो सामने आ गई कि हुकूमत चल रही है। फिर हमने कल ही देखा कि बहुत सारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो ऐसे लग रहा है, देखें ना, डॉलर अपनी जगह पे खड़ा है, इंडेक्स कहीं पे जा रहा है। उसके बाद आपका जो स्टेट बैंक है वो ट्रिलियंस की बात कर रहा है कि जी वो 22% जो किया था इंटरेस्ट रेट, उससे ये फ़ायदे हुए। PIA की निजकारी का पता लगता है जी हो रही है, फिर लगता है जी नहीं जी वो तो बिडर ही एक आया और फलां फलां। मतलब ये कि जो मर्जी है वो चल रही है। अब इसमें ये जो आपने 2-3 हवाले दिए हैं ना, कि खान की बहनों का जिक्र किया आपने 190 मिलियन का जिक्र किया कि उसका ये हो रहा है, कुछ वो जो यानी सरकारी वर्कर्स हैं वो वापस आ गए, उन पे फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं। फिर उसके बाद ये कि बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वाकई माफ़ी मिल गई है, क्या वाकई डील हो रही है, या सिर्फ थोड़ी सी ढील दी जा रही है। अपनी बात ख़त्म करूँगा ये बता के कि मेरा तज्जिया ये कहता है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, फुल स्टॉप। ये आपका है डील का जवाब। जहाँ तक डील का है उसकी मुझे दलील नज़र आती है। देखिए, जब हुकूमत जो है वो इस तरह की ढील देती है तो वो उसका मतमा नज़र, उसका टारगेट वो PTI के सपोर्टर्स हैं, PTI के वो वोटर्स हैं जिनको ये बताना है कि देखिए आपके अपने चीफ मिनिस्टर जब आते हैं तो इस तरह वापस चले जाते हैं। एक हम हैं कि हमने देखिए ये ढील दे दी। असल ढील उस वक्त होगी, डील उस वक्त वाज़े होनी शुरू होगी जब खान बाहर आएगा, और खान के बाहर आने का
दूर दूर तक कोई किसी किस्म का सवाल नहीं है। अच्छा नजम साहब, एक चीज यहाँ पे छोटी ये सी जान बात, लेता हूँ, आपने ये याद मुआशी आई है। इशारियों का जिक्र किया, ये बात आप उस कंप्लीट कीजिएगा, ये एक जिक्र कर लेता हूँ कि मुआशी इशारियों का जिक्र किया। तो पहले जब नून लीग का दौर रहा तो कहा गया कि आर्टिफिशियल तौर पर डॉलर को एक खास मकाम पर रखा गया था। तो ये मुआशी इशारे आपको लगता है आर्टिफिशियल तौर पर रखे गए हैं सामने? देखिए, आप मुझे तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट को बना सकते हैं, लेकिन आईएमएफ को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना आप। वर्ल्ड बैंक को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कि उनको भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन सारी फिगर्स को टेस्ट किया है, उन्होंने इन सारी फिगर्स को वेरीफाई किया है। ये ज़रूर है कि आप अपने आप को 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं और असल में आपके 7.25 नंबर हैं, लेकिन ये बात मानने की है कि ये इशारिये बेहतर हुए हैं। ये अलग बात है ज़ौक कि इन तमाम इशारियों का आसमान तक पहुंच जाना भी मेरे लिए बेवकत है। इसके कोई मानी नहीं है जब तक कि मेरे अवाम की महंगाई कम नहीं होती, बिजली के बिल कम नहीं होते, पेट्रोल जो है वो आधे से ज़्यादा नहीं हो जाता, बाजार में जो सब्जियां फल मिल रहे हैं इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर किसी का ये ख्याल है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके असरात माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पड़ते हैं और अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, इसका कोई, लेकिन बात शुरू भी यहीं से होती है। आखिरी वो जो मैं बात कर रहा था कि होता यह है कि हज़रत अली करमुल्लाह ने वजह ने फरमाया, जब काबू पा लो तो माफ़ कर दो, जब काबू पा लो तो माफ़ कर दो। मुझे लगता है कि काबू पाने के बाद ये हल्की फुल्की सी माफ़ी का हिसाब किताब है, ना कोई डील हुई है, और ये जो डील है ये उस माफ़ी का एक हिस्सा है। खान बाहर आएगा, आपको सब समझ आ जाएगी कि डील हुई है कि ढील दी जा रही है। राइट राव साहब, हमने गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले देखा कि एक बयानबाजी का सिलसिला था। इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मैं उस तरफ करूँगा, वहाँ से कहा जाता था कि हम मुज़ाकरात नौमी वालों से नहीं करेंगे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती। तो बयान तो बड़े सख्त थे, उसके बाद कुछ अर्सा खामोशी रही। अब उसके बाद दोबारा ये बात क्यों हो रही है? आपको भी लगता है 26वीं आईनी तरमीम या जो कुछ हुकूमत चाहती थी कि हमें अगले 4 साल के लिए चाहिए या 5 साल के लिए चाहिए, वो सब कुछ सेटल हो गया है, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि खान अंदर रहे या बाहर आए? जी बिल्कुल, यही बहुत बुनियादी नुक्ता है ये, और इसी के गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। अगर तो डील या ढील है तो, और हुकूमत भी ठीक चल रही है, 2/3 मेजॉरिटी भी साबित कर दी उसने, सारा कुछ हो गया, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? और हुकूमत ख़ुद क्यों इतनी परेशान है और ख़ुद क्यों अजीबोगरीब किस्म के बयानात दे रही है इस हवाले से? ख्वाजा आसिफ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों और लोग हों, और जो उनकी परेशानी, इवन सिंध से शर्जील मेमन साहब के बयानात जिस किस्म के आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत को कोई परेशानी लगी हुई है। अब पता नहीं डील है या ढील है या कुछ भी है, परेशानी लगी हुई है, और उस परेशानी की वजह समझ आती है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ये सारे काम कर चुकी हैं। ढील वाले मुशर्रफ से भी कर चुकी हैं, नून भी कर चुकी है जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, बीबी कर चुकी हैं जब वो वापस आई थी 2007 में मुशर्रफ के साथ। जनरल नदीम ताज होते थे उस वक्त डीजीसी, वो कर रहे थे उनसे मुज़ाकरात, और क्यानी साहब थे पीछे। तो वो सारा, यानी उनको पता है कि कौन से आसार होते हैं जिससे मामला ठीक होते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है। उसके नतीजे में ऐसी जो डील या ढील होती है, उसके नतीजे में ये होता है जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको फारिग कर दिया जाता है, और जिनके साथ डील या ढील होती है उनको वापस लाया जाता है। अदालतों के ज़रिए उनके मुकदमात माफ़ कर दिए जाते हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर पे चार्जशीट होना था, जिस दिन उससे फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो जाता है। तो ये उनको पता है इस बात का। तो अगर उनकी परेशानी को सामने रखें तो लग ये रहा है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और ये बेचारे इस वक्त जो तड़प रहे हैं बेचैनी से, तो इनका तो मामला ख़राब है, फिर चल नहीं रहा सही। और हुकूमत चलने की बात जो है वो वही हमारे एक बचपन में होती थी नज़म, उसका एक था कि इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। तो वो इस किस्म की जो चलना है उसको आप क्या चलना कहेंगे कि आप इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। अपने फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, अपने पीआई की निजकारी को देख लें, एफबीआर के टारगेट को देख लें। ऐसी, यानी मैं तो कल जब देखा पीआईए वाला, मुझे सच्ची बात इतना अफसोस हुआ कि आपने पूरे
प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो तरीका होता है इन चीज़ों के करने का, उसको भी आपने मद्देनज़र नहीं रखा और एम्बेरसमेंट क्रिएट कर दी वहाँ पे एक बिडर को बिठा के जो 90% लेस आपको ऑफर दे रहा है। तो अब मजाक उड़ रहा है ना, अब पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हमें दे दें, केपी वाले के जी हमें भेज दें, अगर 10 अरब से ज़्यादा पैसे दे देंगे। तो बाकी किस तरह से आप ट्रस्ट उसका बिल्ड करेंगे। ओवरऑल जो बुनियादी बात है वो ये है कि क्या 9 मई निकल गया तारीख से, अगर डील या ढील की बात है, क्या उसको माफ़ करने का फ़ैसला हो गया? क्या अदालती निज़ाम इतना कंप्रोमाइज़ हो गया कि उसको जो कहा जाएगा वो करेगा, जैसे नवाज शरीफ के केस में उसने किया, जैसे शहबाज शरीफ के केस में उसने किया, जैसे असद जरदारी साहब के केस में किया? क्या ये इतना कंप्रोमाइज़ हो गया अदालती निज़ाम? क्या जो ट्रायल हो रहे थे ATC वगैरह में सारे, तो वो बंद होने जा रहे हैं? तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने नहीं। राव साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत की जानिब से जब ये आवाज़ आती है, पहले वो थोड़े परेशान थे नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, अब फिर एक और परेशानी कुछ हलकों से आ रही है, तो ये सिर्फ इशारा किया जाता है, कहीं मुतनब्बे किया जाता है कि देखें जी ये आने वाले दिनों की परेशानी हो सकती है, इससे डील कर लिया जाए, इसलिए इस तरह के बयान आ जाते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही बात की है कि जो हुकूमत की परेशानी है उससे पता चलता है। पीटीआई की तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि उनको को बहुत ज़्यादा कोई छूट मिल गई है, या एक प्रोसेस में अगर नॉर्मल प्रोसेस में किसी की ज़मानत हो जाती है, अलीमा खान वगैरह की, उनकी तो जब जुडिशल हो जाता है ऐसे केसेस में तो उनकी ज़मानत ऑब्वियस होती है, ठीक है। बुशरा बीबी की आप कह सकते हैं कि चले को आउट ऑफ वे जाके होगी, लेकिन उनकी ज़मानत भी जो है हाई कोर्ट ने ली है, वहाँ से तो नहीं हुई जिस अदालत से उसको होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट तो रिलीफ दे रही है, इमान मजारी को भी उन्होंने छोड़ा है, तो इमान मजारी तो पीटीआई में नहीं है, वो तो डील नहीं कर रही। इस तरह और भी केसेस हैं बहुत से दूसरे लोगों के भी जो जिनको रिलीफ मिल रहा है, तो उसको डील या ढील से लिंक करना मेरा ख्याल है वो उस लेवल का नहीं है सिलसिला कि जिसे हम कहें कि जी बहुत बड़ी। लेकिन गवर्नमेंट की परेशानी से मैं तो सिर्फ उससे अखज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो तजर्बाकार लोग हैं, उन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं, तो उनको कुछ इंडिकेशंस मुमकिन है मिली हों, और उसका नतीजा क्या होता है वो परेशानी जो है वो मुझे ख़तरनाक लग रही है, क्योंकि उसके नतीजे में फिर हुकूमतें तब्दील होती हैं, फिर सेटअप्स चेंज होते हैं, फिर सारा मंजरनामा, सियासी मंजरनामा आपका तब्दील हो जाता है एकदम से, और हमारी तारीख भरी पड़ी इस किस्म की चीज़ों से। तो मैं उनकी परेशानी से ये अखज़ कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ हो रही है, अगर वो खुद ही इसके बारे में बता दें कि उनको कहाँ से शक पड़ा है, क्या मसाइल है, सिर्फ रिहाई होने से या बेल होने से तो ये चीज़ें नहीं होती। बुशरा बीबी की अगर बेल होगी है, या अलीमा खान की बेल होगी है, उनकी दूसरी बहन की बेल होगी है, यकीनन उनको कोई ऐसी इंडिकेशंस है या उनका कोई जो शक है अपने तजर्बे की बुनियाद पे उसका कोई उनको सबूत मिला है, तो वो परेशानी जो लाहक है मैं तो सिर्फ उस नज़रिए से देख रहा हूँ। मुझे इस तरह पीटीआई के लिए तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। साकिब बशीर साहब, ये जो इंडिकेशंस हैं ये सिर्फ सोचों की हद तक हैं, या आपको लगता है कि वाकई ही कहीं मेल मुलाकातें हो रही हैं? क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 महीना पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे लगा कि शायद कहीं ना कहीं राब्ते हैं, और वो वाक़या था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा करना था इस्लामाबाद में, और फिर रात को पैगाम रसानी हुई, सुबह 7 बजे दरवाजे खोल दिए गए, तो उसके बाद से लगा कि राब्ते तो काफ़ी हैं और ऐसे हैं कि बात मानी जा रही है और फिर मनवाई भी जा सकती है। तो क्या ये इंडिकेशंस कहीं ना कहीं सच हैं? नहीं, राब्ते तो थे भी और हैं भी। थे इस तरह के, ख़ुद जो है वो इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा हुआ है इस हवाले से जो राब्ते करने। फिर जब संगजानी वाला मामला हुआ, उसमें केसेस बने, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने उसको रोक भी दिया है। तो इसका मतलब है राब्ते तो थे कहीं ना कहीं। जो अली अमीन गंडापुर हैं वो राब्ताकार थे दरमियान में, और पीटीआई की जानिब से जो भी बात हो रही थी वो वही उन्हीं के ज़रिए हो रही थी। और अभी भी जो बात है वो अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने जो करीबी हैं, दोस्त हैं, उनके दरमियान ये बात की कि बुशरा बीबी की रिहाई उनकी कोशिशों की वजह से हुई है। तो उसके बाद सवालात ने जन्म लेना शुरू किया। फिर ख्वाजा आसिफ बड़े अहम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस जो है वो इज़हार किया इस मामले का कि शायद इस किस्म के कोई मामलात चल रहे हैं, जिससे एक तासुर मिला कि शायद बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं। गवर्नमेंट की जानिब से इस किस्म की बातें करना
ये बहुत आम है। उमूमी तौर पर ऐसा नहीं किया जाता। उमूमी तौर पर अब राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने इस तासुर को ख़त्म करने की कोशिश की अभी कल या परसों किसी इंटरव्यू में कि नहीं वो बुशरा बीबी की मेरिट पर जो है वो ज़मानतें हुई हैं। हालांकि वो पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि जो ज़मानतें हैं वो बिल्कुल मेरिट पर हुई हैं। और अगली बात मैं आपको बता दूँ, ये भी हमारे सिस्टम का आप अलमिया समझें, सिस्टम के ऊपर एक बड़ा सवाल समझें कि हम इस चीज़ को डील कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में कोई और मुकदमा नहीं था, किसी मुकदमे में वो गिरफ्तार नहीं हो सकती थी। हाँ, उन पर मुकदमा बनाया नहीं गया, उस मुकदमे में बनाकर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये जो है वो डील है। साकिब बशीर, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि एक दिन पहले टीवी पर लोग पेशन गोइयां कर रहे थे, लोग टीवी पर कह रहे थे कि देखें जी कल हम ये करवा देंगे, वो फिर करवाया उन्होंने। जिस वक्त टीवी पर ये पेशन गोइयां हो रही थी, अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन पूरे जोर से केस लड़ रही थी, टाइम लेने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने पूरा आखिरी लम्हे तक जोर लगाया कि ये जमानत ना हो। जब पेशन गोइयां होती हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो वो जिस तरह सारे नैब के प्रोसिक्यूटर, तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सारे अदालतों में बगैर नोटिस के बैठे हुए थे और वो जैसे ही केस कॉल हुआ तो वो सारे मतलब अदालत ने कहा कि नैब का कोई बंदा है तो फौरन वो पहुंच गए। उन्होंने कहा ये केस तो बनता ही नहीं है, वो होता है असल जो डील वाला मामला है। तो बहरहाल इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होगा, कोई डील भी हो सकती है, कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो जो केसेस हैं, इसी तरह जो अलीमा खान के केसेस हैं उनका भी, और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की थी, असल में मसला ये है कि उनको ज़्यादा इसलिए वो शक पड़ता है 2019 में, 2018, 19, 20 फिर 22 में जो अदम एतमाद आया, इस तमाम इन जो औकात में जब जब ये मामलात चलते रहे बिहाइंड द सीन, तो नून लीग से बेहतर कौन जानता है कि जब फ्रंट पे बिल्कुल तोपों का रुख आमने सामने हो तो पीछे जो है वो मामलात जो है वो सेटल हो रहे होते हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है। इसीलिए वो बार बार शक का इजहार कर रहे हैं कि आमने सामने तो बड़े बयानबाजी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब कल और आज अडयाला जेल में जो 2 समातें थी वो आए, उनकी जो मीडिया टॉक वो करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई टॉक नहीं की कल भी और आज भी, और वो अगर मीडिया टॉक ना करें तो रोस्टरम पे जाकर कोई बात करते हैं अदालत से, वो भी नहीं की, वो खामोश हैं। कल की समात में भी, आज की समात में भी खामोश रहे। उनकी जो बहनें हैं वो भी नहीं आई थी, कल भी आज भी। बुशरा बीबी बीमारी की वजह से नहीं आई, तो ये खामोशी बहरहाल अडयाला जेल से ये 2 दिनों में देखी गई है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट हेयरिंग पे वो जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बोलें और उसके बाद पता चले। बाकी जो उनके वर्कर्स की बात हो रही थी, वो वर्कर्स तो रिहा हुए हैं और उनके रिहाई जो है वो रिहाई भी फिर वही बात कि वो मेरिट पे ही रिहाई हुई है, उनके खिलाफ केसेस बनते नहीं थे और अदालत ने बल्कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने काफ़ी डिले किया, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद उनकी रिहाई हुई है। जो आखिरी बात मैंने करनी है वो है जो अली अमीन गंडापुर से साहब ने उनको हार पहनाई है, वो बड़े उस पर हो रहा है और उनको कहा है कि प्रमोट करेंगे एक स्टेप, फिर 10,000 रुपये और फिर 1 हफ्ता छुट्टी, और उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है कि मुलाजमीन पीटीआई के जलसे या धरने या एहतजाज में शिरकत उन्हें की थी। मेरा सवाल ये है कि क्या कल मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह करे तो पीटीआई उसको कहेगी कि ये ठीक कर रहे हैं? कल पीपल्स पार्टी इसी तरह करे तो क्या उनको भी आप यही कहेंगे कि मुलाजमीन जो है अपने एहतजाज में लाने चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनका एक अलग स्टेटस होता है, उनको अपने पोलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। माजी में बाकी जमातें भी करती रही हैं, लेकिन अगर ये ना करते तो ज़्यादा बेहतर, बल्कि उनको एहतजाज में लाए ही ना जाता कि ये नौबत आती। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सरकारी मुलाजमीन का अपना एक काम है जो उन्होंने करना है। एक चीज जी नजम साहब, ओके, एक फिक्रा 2 फिक्रे। जी देखिए, अगर तो आप लोगों का या किसी का ये ख्याल है कि कल को कोई डील हो जाती है और खान साहब बाहर आते हैं तो वो सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएंगे और वहाँ पे बिराजमान हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो ऐसा ना कोई आईनी हिसाब किताब है ना कोई कानूनी हिसाब किताब है। कई मराहल इसमें होंगे, तो ये कहना कि जी पता नहीं ये डील हो रही है तो उसका ये हो जाएगा, ठीक है, केसेस माफ़ हो जाते हैं, आप वो हमने बाजी में देखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक आदमी जेल से उठ के सीधा वज़ीर आज़म हाउस जाएगा। उसमें कई मराहिल हैं जिसमें कई सख्त मकाम आते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाना है और बात पर बात करेंगे कि ये जो मराहिल हैं जो इस वक्त हमारी पार्लियामेंट के अंदर चल रहे हैं कानून साजी के हवाले से, इन मराहिल में अब सुनने को ये आ रहा है, पहले भी हमने यही सुना था कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन अब कुछ मेजर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और 2 अहम सियासी पार्टियों के दरमियान आ रहे हैं, उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब बात करेंगे कानून साजी पर हुकूमती इख्तलाफात की। अब खबरें सामने आ रही हैं और हमने देखा कि हुकूमती इत्तेहाद जो सबसे बड़ा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जो सपोर्ट इस वक्त मुस्लिम लीग नून को है, जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। लेकिन दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ख़ास तौर पर एक नवाज शरीफ साहब, जो कि अमली तौर पर सियासत में उस तरह नज़र नहीं आते। पंजाब की हद तक हमने देखा कि उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा है, वो भी मुल्क से बाहर चले गए हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि दुबई पहुँचे थे, तो वहाँ पर उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया है कि वो आराम करें। उन्होंने चाइना का दौरा करना था, चीनी सदर की दावत पर उन्होंने जाना था, वो दौरा चीन भी उनका मौखर कर दिया गया है। लेकिन मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे अहम मामलात हैं जिनके हवाले से ख़ास तौर पर जो ये 26वीं आईनी तरमीम की गई थी, इसके बाद कहा जा रहा था कि कुछ अहम मामले के हवाले से इसमें जो इबहाम मौजूद हैं, जहाँ पर क्लैरिफिकेशन मौजूद नहीं है, तो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी लाई जाएगी। और इसका जिक्र गुज़िश्ता हफ्ते होता रहा कि जुमे को ये कानून साजी लाई जा सकती है जो है वो पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन हमने ये भी देखा कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर गए थे एक पोलो मैच देखने, तो वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने मुलाकात की और गवर्नर साहब भी उनके हमरा मौजूद थे। एक खबर तो ये सामने आई कि गवर्नर साहब ने एक मुआहिदा पंजाब के हवाले से हुआ था पीपल्स पार्टी कानून लीग के साथ, तो उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ज़रा उसकी कोई शिकायत वगैरह लगाई गई है। और एक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का बताया गया कि ये हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें ये तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकता है कि जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस लगाए गए हैं उसमें बिलावल साहब कह चुके हैं कि हमें तो लगता था मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस हैं, तो शायद इसके हवाले से हों। और फिर जजेस की जो तादाद है वो बढ़ाने का एक मामला है, जिसके हवाले से JUI-FA ने और PTI ने जो है वो इस पर इख्तलाफ किया है। राव साहब, ये वाकई कोई हो सकता है, आपको लगता है जो इत्तेहाद मौजूद है उस पर इख्तलाफ हो सकता है? क्योंकि बड़ा स्मूथ चल रहा है, हम देखते हैं जब मौका आता है इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे तो फिर अपनी अपनी सियासत है। इख्तलाफ तो हो सकता है, ज़ाहिर है। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये इत्तेहाद जो है ये इनकी मर्ज़ी से नहीं है और ना ये मर्ज़ी से तोड़ सकते हैं, ना ये इनकी मर्ज़ी से बना है। तो ये इत्तेहाद तो रहेगा, ये तो चलेगा भी और रहेगा भी जब तक ख्वाजा आसिफ साहब की डील वाली पेशगोई पूरी नहीं हो जाती। तो वो इसकी इंडिकेशन होगी जब ये जूतों में दाल बटनी शुरू हो जाएगी ना इस इत्तेहाद में, तो वो ख्वाजा आसिफ साहब की फिर पेशगोई दुरुस्त होने का एक निशानी होगी। कि इसी तरह होता है, जब इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो उसी वक्त इसी तरह से वो जहाज़ से छलांगे लगी थी उनके इत्तेहादियों की। तो इस ऐसी सूरत हाल में ये होता है। ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं इसमें। एक तो सुनने में ये आया कि जो जुडिशल कमीशन है, बिलावल साहब उसके मेंबर बनना चाहते हैं, जो अपॉइंटमेंट करता है जजेस की, और उसमें हुकूमत के साथ उनका जो एक मुतालबा है, मैं एहतजाज या इख्तलाफ तो नहीं कहूँगा, मुतालबा ये है कि हुकूमत के, क्योंकि अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर ऑलरेडी मेंबर हैं उसके, तो जो उनके पार्लियामेंट से मेंबर बनने हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ को, इत्तेहादी पार्टीज़ को दे दिए जाएँ, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी दो बंदों की रिप्रेजेंटेशन है, तो दो पीपल्स पार्टी के दो इत्तेहादियों से हो जाएं, इस तरह करके वो उसकी कंपोजिशन में इस तरह से कोई रोल चाहते हैं। दूसरा वो ये चाहते हैं कि जो हम 26वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि उसके इरादे इनके नेक नहीं है और ये गड़बड़ चाहते हैं। दूसरा जो सुनने में आया है वो कहते हैं कि सूबा सिंध से जजेस नहीं हैं तो वो लगाए जाएं, उनको लाया जाए इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो वो एक कह ले कि इस तरह हैंड पिक अगर आप करना चाहते हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है वहाँ बार के इलेक्शन में लोगों से सीवीज़ ली गई सुप्रीम कोर्ट बार के कि जी आप दें, सुप्रीम कोर्ट में आपको लगवाएंगे, और इस किस्म की बातें या हाई कोर्ट में लगाने, वो इस किस्म की बातें भी सुनने में आई हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन ये बातें बाज़गश्त इनकी सुनने में आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे, अगर आप इस तरह से 26वीं तरमीम की आड़ में अदलिया पे सारे मामलात करने की कोशिश करेंगे, तादाद बढ़ाने की भी जो बात हो रही है वो भी उसमें अपने जजेस जो का हमारे जजेस, वो एक कॉन्सेप्ट जो है अपना बंदा का कॉन्सेप्ट जो आया तो मियां नवाज साहब की तरफ से था, लेकिन अब हर कोई चाहता है अपना बंदा हो और उसको तसल्ली होती है कि हो जाता है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। अपना बंदा भी कई दफ़ा अक्सर काम नहीं आता बल्कि उल्टा ही चला जाता है। सज्जाद अली शाह को उन्होंने लगाया था चीफ जस्टिस, तो उसका भी खमियाजा इन्होंने देख लिया। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं उस पर इख्तलाफात जो हैं, मेरा ख्याल है कि उसमें ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है, कानून पे नहीं है। वो अपने अपने जो मुतालबात है, अपने अपने जो हिस्सा लेना है उसमें, उस पर ज़्यादा है। पंजाब का भी यही एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया। उस पर कह रहे 27वीं तरमीम है, आप तो 27वीं तरमीम की तकरीबन तरदीद ही आ गई है। वो कहते हैं वज़ीर कानून ने कह दिया ऐसा कुछ ख्वाबो ख्याल में है, ना कुछ चीज़ें हैं, ना कभी होगी तो जी बिल्कुल। बाकी भी कह रहे हैं, उनका वकील, वो बैरिस्टर वकील है, उन्होंने भी कहा, बड़ी वजाहत से कहा कि कोई हमारे को दूर दूर तक कोई ऐसी नहीं है कंसिडरेशन। तो वो
पंजाब में जो मीटिंग हुई थी वो वही उसी मुआहदे के लिए हुई थी जो पंजाब में होता, गवर्नर की वरना ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। गवर्नर साहब अगर थे तो वो पंजाब में जो नून और पीपल्स पार्टी का मुआहदा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इख्तलाफात यकीनन उसमें हो रहा है। अब जिस तरह का ये मामला लेके चल रहे हैं, मुझे एक जो जुडिशरी जो टॉप जुडिशरी है वो तो मुत्तहिद होती नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये इसी तरह से मामला को चलाने की कोशिश करेंगे, जुडिशल कमीशन बना के अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी मर्ज़ी के जजेस लाने की कोशिश करेंगे, अपनी मर्ज़ी की तादाद करने की कोशिश करेंगे। हम बार बार ये कह चुके हैं तरमीम के हवाले से भी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट और वकला सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं उसमें, और एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर जुडिशरी काम करती है। इलेक्शन कमीशन पर हमने बड़े भाषण सुने हैं साबिक चीफ जस्टिस साहब के भी और हुकूमत के भी, एक आज़ाद आइनी इदारा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या गुलाम आइनी इदारा है? वो भी एक आज़ाद आइनी इदारा है ना। वो जब काम करते हैं आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि जी ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिले कर दे, मखसूस नशिस्तें उठा के आपकी झोली में नाजायज़ तौर पर डाल दे, तो वो उसकी आप आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाजू चढ़ा लेते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है तो उस वक्त आप बिल्कुल एकदम से खामोश हो जाते हैं। मुझे लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में के अंदर तो इत्तेहाद बढ़ रहा है, लेकिन ये जो काम करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। उससे फिर जो अंदर की लड़ाई उनकी जो ख़त्म होगी, तो वो जो लड़ाई गवर्नमेंट और उनके दरमियान है वो फिर बढ़ने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आज़ाद इदारे को आज़ाद इदारे के तौर पे काम करने देना चाहिए। ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर है और इनके अपने लिए भी बेहतर है। एक आज़ाद अदलिया होगी तो इनको भी रिलीफ मिलेगा आगे चल के। इन्होंने सारी ज़िंदगी हुकूमत में नहीं रहना, इनके भी बहुत से मसाइल हैं, इनके बहुत से जब केस बनना होता है तो किसी चीज़ का भी बन जाता है, वो तो हमारे यहाँ जो सिलसिला है। तो इसलिए जुडिशरी को कम से कम जान छोड़ दे जुडिशरी की। आपने कर ली 26वीं तरमीम, उसको स्मूथली ज़रा इम्प्लीमेंट होने दें, जजेस को भी उसको हजम करने दें, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। राइट, बिल्कुल आपने कहा केस यहाँ पे बनना हो तो फिर कभी भैंस चोरी का भी बन जाता है, एक बंदा 10-10 जगह मौजूदगी का भी बन जाता है, वो तो बहुत तरीके होते हैं। नजमुल साकिब साहब, जैसे साफ़ी गैर सियासी होते हैं, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी अदारों के लोग, इसी तरह जजेस भी गैर सियासी होते हैं, तो फिर तादाद अगर पूरी या बढ़ा दी जाती है जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उससे तो आवाम के जो केसेस हैं उसमें तेज़ी आ जाएगी, रिलीफ जल्दी मिल जाएगा, तो इख्तलाफ क्या हो सकता है? क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। देखिए, 2-3 वजाहतें बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे इस गुफ्तगू में जो हम कर रहे हैं। पहली बात यह है कि आज़ाद अदलिया क्या होती है। वो तसव्वुर, वो कॉन्सेप्ट जो मेरे और आपके दिमाग में है, वो हुकूमत, ये वाली हुकूमत हो या कोई भी किसी वक्त की हुकूमत हो, उनके नज़दीक आज़ाद अदलिया वो है जो उनके हक़ में फ़ैसले दिलवाती है और उनके मुखालिफ फ़ैसले नहीं आते, वो अदलिया आज़ाद है। क्योंकि आज़ाद अदलिया अगर वाकई आज़ाद हो तो किसके हक़ में जाएगा वो, ये तो सबको पता है। दूसरी वजाहत ये है कि ये जो हमने सुना ना जी 26वीं तरमीम अब नहीं आ रही, और कुछ वज़रा ने ये कह दिया और वज़ीर कानून ने कह दिया कि ये बिल्कुल, इसी तरह की बातें हम 26वीं तरमीम से पहले भी सुनते थे। आ गई ना 26वीं तरमीम, ना सिर्फ आई बल्कि मंजूर भी हो गई। तो ये हाथी के दांत हैं, देखने के और करने के और। तीसरी वजाहत यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपने जो अपने इंट्रो में जिस तरह बात की, अगर आपको काम दिया जाता है कि जी आप हुकूमत करें और PPP और नून जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, आप इनकार क्यों नहीं करते, आप क्यों वो ले लेते हैं? और फिर यानी वो होता है कि जी अब तुम हमें मिल गया जी, अब हमने चलाना है। जिस तरह वो यानी वो लतीफ़ साहब ने कहा कि जी ये तो हम पे थोपी गई है हुकूमत, आप पे थोपी गई है, आप इनकार क्यों नहीं करते? यहां से बात शुरू होगी। फिर वो जी अब क्या करें, अब तो हमें इसको जिम्मेदारी को लेना था। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात है, जजों की तादाद की बात है, 27वीं तरमीम की बात है और जुडिशल कमीशन के मेंबर्स की बात है। किसी तरीके से इनको अपने हक में लाना है और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जिस तरह एक एक करके कार्ड्स अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दिए जाते हैं और जो यानी मौलाना साहब के घर के चक्कर ये वो सारा कुछ शायद हम दोबारा इसको देखें। जहाँ तक साजिशी थेरियों का बात है तो लोग तो ये भी नहीं छोड़ रहे कि नवाज शरीफ देखिए जी अमेरिका चले गए हैं, उधर उन्होंने फ्रैक्चर करवा लिया, अपनी मर्जी से फ्रैक्चर करवा लिया। लोग जो हैं उनकी आप कैसे ज़बान रोक सकते हैं? लेकिन फैक्ट ये है ज़ौक कि जो इस वक्त हो रहा है सिर्फ उसको देखिए जो कि आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है और अदालत से आ रहा है या पार्लियामेंट से आ रहा है, बाकी ये सारी कहानी है।
नहीं नजमुल साकिब साहब, जैसे राव साहब ने ना पिछले प्रोग्राम में भी कहा और आज भी कहा कि ये मर्जी से इकट्ठे नहीं है हुकूमत में, आपको लगता है कि एक पॉइंट आएगा जहां पर पीपल्स पार्टी ने भी अपनी एक अलहदा साइड लेनी है, और वो तभी लेंगे जब उनको अगले इंतखाबात नजर आ रहे होंगे, वो बेशक 5 साल बाद नजर आए या पहले लगे, तो उसके लिए भी मवाद इकट्ठा किया जाता है साथ साथ? देखिए, मैंने एक आर्टिकल भी इस पे लिखा, आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि बात आगे की है। जहाँ तक दोनों का है ताल्लुक़ कि जी पीपीपी और नून कभी अलहदा कभी एक हुए थे जो अभी हुए हैं, तो ये कहते हैं जी मसलहतन हुए हैं, किसी मसलहत के तहत हुए हैं। असल बात ये है कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है, और उसके लिए रिपोर्ट कार्ड जो है वो बिलावल साहब तैयार कर रहे हैं। और ये जहाँ तक 26वीं तरमीम का वो है यानी ताल्लुक़ है, तो ये तो सारे का सारी जिम्मेदारी पीपीपी ने अपने ऊपर ली हुई थी। आपने नोट नहीं किया किस तरीके से पबीरियाँ घूम रही थी, और बिलावल जरदारी साहब, हर एक ने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। जो नून की हुकूमत है उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो नवाज शरीफ साहब के लंदन से वापसी से पहले ही तैयार कर लिया गया था कि भाई आपसे यही तवक्को है। पीपीपी ने अपनी जो है वो मेटल प्रूफ करनी है, और उसके लिए 26वीं तरमीम रिपोर्ट कार्ड में लिखा गया कि जी कर दी, जैसी भी लंगड़ी लूली हुई कर दी गई। तो रिपोर्ट कार्ड मकसद क्या है, आइंदा इलेक्शन होने हैं, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, इस तरफ से भी यानी कैंडिडेट हैं, उस तरफ से भी कैंडिडेट हैं, ये सारी की सारी खखेड़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। साकिब रशीद साहब, अब ये कानून साजी पर एक तो बताइएगा कि क्या वाकई ही कोई हुकूमती इख्तलाफ है, इत्तेहादियों का कोई मेजर इख्तलाफ है, या कुछ इख्तलाफात हमें दिखाने के लिए होंगे? उन्होंने सोचा होगा कि किस तरह इख्तलाफ को दिखाते दिखाते नैरो करके इसको प्रूफ कर लेना है, जिस तरह हमने 26वें में देखा कि एक हमें ब्रॉडर इख्तलाफ दिखाया गया और फिर हुआ वही जो यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट कहते रहे कि ये आखिर में नैरो करके हो जाएगी। जो इख्तलाफ है मेरा ख्याल में उसमें नैरो करने की ऑप्शन नहीं है। जुडिशल कमीशन एक बहुत पावरफुल एक कमीशन है, और आइन में लिखा हुआ है इस कमीशन का। तो इस कमीशन में जो अटॉर्नी जनरल हैं और लॉ मिनिस्टर, वो जिस तरह कहा जा रहा है कि वो नून लीग की तरफ से 2 लोग होंगे, तो पीपल्स पार्टी ये फील कर रही है कि कम से कम इतनी ही नुमाइंदगी हमारी होनी चाहिए। अब इसको मेरा नहीं ख्याल कि वो नैरो कर सकेंगे, कि किस तरह वो कर सकेंगे। और पीपल्स पार्टी माजी में उन्होंने बड़े ओहदे लिए, अब भी वो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो एक पे शायद नहीं आएंगे। उसकी वजह ये जो कमीशन है इसने जजेस भी तैनात करने हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो चुके 3 साल के लिए, और हाई कोर्ट्स जो 4 सूबों की हैं, 5वीं इस्लामाबाद है, 5 के जो जब चीफ जस्टिस लगने हैं तो इसी कमीशन ने लगाने हैं टॉप 3 में से। इसके अलावा आइनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के आगे चलकर जब करारदादें हो जाएंगी सूबों में, तो हाई कोर्ट्स के भी मुस्तकबिल में जो आइनी बेंचेस हैं तो उसमें इनका बड़ा रोल है। फिर जो है वो एवेलुएट करना है उनकी परफॉर्मेंस को, हाई कोर्ट्स के जजेस, 5 हाई कोर्ट्स के जजेस को। तो पीपल्स पार्टी इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देगी, ये उनके दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। अब देखना ये है कि ये कब जो है वो ख़त्म होता है और किस तरह ख़त्म होता है, किस तरह जो रास्ता निकाला जाता है। और दूसरी जानिब जो आइनी जो बेंचेस हैं, जो जुडिशल कमीशन है, उसकी तश्कील के हवाले से नाम मांगे थे जो स्पीकर कौमी असम्बली ने, और जो पीटीआई है उनकी जानिब से दोनों अपोजिशन लीडर उन्होंने शिबली फराज और उमर अयूब उनके नाम दे दिए। लेकिन हुकूमती साइड से खबरें तो आई ज़राए से, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक जो है वो स्पीकर ऑफिस को कोई नाम मौसूल नहीं हुआ। तो बिहाइंड द सीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बैठ कर पर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जो नंबर गेम है कमीशन की वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 13 मेंबर होंगे। अब एक और जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल में वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने कहा है कि एक खातून या गैर मुस्लिम, वो एक टेक्नोक्रेट साइड टाइप का जो है वो एक मेंबर होगा। अब हम ये बहस कर रहे थे कि वो टेक्नोक्रेट, वो गैर जानिबदार होना चाहिए, वो कोई सिविल सोसाइटी से होना चाहिए, वो लॉ नोइंग होना चाहिए, कि जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके सारे मामलात देखने, उसको कम से कम कानून का तो पता हो ना, कि वो मेंबर भी नहीं होगा तो किसी सोसाइटी में से किसी को लेना है। तो वो अब जो है वो बार्गेनिंग के तौर पर मुझे लगता है कि वो हो सकता है इस्तेमाल हो, कि वो जो कोई पीपल्स पार्टी के करीब है तो चले वहां उनको एडजस्ट कर दिया जाए, या फिर नून लीग को कहा जाए कि आप ये एडजस्ट कर लें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा अगर ये वो करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको वो समझती है कि अगर हमारे पास कमीशन में मेजॉरिटी नहीं होगी
तो फिर ये आईनी तरमीम करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। ये बड़ा क्लियर कट एक लाइन है इस 26वीं आईनी तरमीम की। जो कुछ हुकूमत ने करना था, जो पत्ते शो करने थे वो कर चुके। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, 25 अक्टूबर से पहले हुकूमत को सहूलतकारी थी जस्टिस काजी फाइसा उनकी जानिब से, वो किसी भी सूरत में हम आपको बताते रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में 25 अक्टूबर के बाद अब सूरत हाल तब्दील है, हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ा रही है। मेरा ये ख्याल है कि बेहतर होगा कि हुकूमत मेन जो स्टेक होल्डर हैं, चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, उनको भी ऑन बोर्ड लें। इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, अब जो ऑर्डिनेंस था उसको एक्ट में वो करने जा रहे हैं, उसके हवाले से बिल पेश हुआ है। इसमें भी अब जो लेजिस्लेशन अदलिया के हवाले से कम हो, उनके हवाले से उनको चीफ जस्टिस को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उन्होंने पहली तकरीर में बड़ा वाज़ेह एक लाइन खींची थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस लाइन से आगे पीछे होंगे। और अगर कमीशन जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, 3 जजेस हैं, अगर वो आईनी बेंच के जज वो 5 जजेस और 2 पीटीआई के जो अपोजिशन में होंगे मेंबर, ये 7 लोग अगर एक तरफ हो गए तो मेरा ख्याल में हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसका फायदा उनको नहीं होगा जो वो फायदा लेना चाह रहे हैं। लेकिन यह भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि वहां पे एक ऐसी लॉबिंग शुरू हो जाए जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात पे, आईनी बेंचेस पे। आखिरी बात सिर्फ करूंगा, आईनी तरमीम चैलेंज हुई है, ये किसने सुनना है? ये अभी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क्योंकि आईनी बेंचेस जो है वो तो आज खुद बेनिफिशियरी हैं, आईनी बेंचेस के जज बेनिफिशियरी होंगे, इवन चीफ जस्टिस जो है उनका भी उसी में आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको सुनने के लिए हर कोई ये बात कर रहा है कि फुल कोर्ट सुने। फुल कोर्ट का रास्ता इस 26वीं तरमीम में नहीं रखा गया कि आईनी मामले को फुल कोर्ट कैसे सुनेगी। इसको अल्टीमेटली जो जुडिशल कमीशन है उसको रास्ता निकालना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस को फुल कोर्ट डिक्लेयर किया जाए आईनी बेंच, और वो आईनी तरमीम का डिटरमिन करे, उसको देखें, उसके बाद फैसला करें। ये वैसे अहम होगा, आगे बढ़ेगी। वहां से मेरा ख्याल में आगे बड़े मरले हैं, यू टर्न भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला अहम है कि आईनी तरमीम उसके जो बेनिफिशियरी हैं क्या वो उसको सुन सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर लग रहा है कि वही उसको सुनेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर मशरिक़ वुस्ता में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, जो जंग जारी है उसके अंदर हमने देखा कि कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बात करते हैं ईरान इसराइल जो इस वक्त मामला चल रहा है। इसराइल की जानिब से एक हमला ईरान पर गुज़िश्ता दिनों किया गया। अब ईरान कह रहा है कि 5 नवंबर से पहले या 5 नवंबर को हम इसका जवाब देंगे और इराक़ के थ्रू ये हमला करेंगे। ये अमेरिकन अखबार जो हैं कुछ दावा कर रहे हैं और इसराइली टाइम्स ऑफ इसराइल भी ये दावा कर रहा है। अब लबनान में फ़ौज के बड़े जानी नुकसान के बाद इसराइल हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार हो गया है, और गज़ा से भी आर्जी जंगबंदी के हवाले से जब बात की गई तो वहाँ से जो रद्द-ए-अमल आया वो ये कहा गया कि आर्जी जंगबंदी नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी की अगर बात की जाती है तो हम तैयार होंगे। नजम साकिब साहब, ये अमेरिकन इलेक्शन से पहले हमने सुना था कि इसराइल जो है वो हमला कर सकता है ईरान पर, और अब ईरान भी कह रहा है कि हम जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। आने वाले दिनों के अंदर क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि जो इसराइल की एक जानिब एक ड्राफ्ट जो सामने आया था कि अब ज़रा जंगबंदी कर ली जाती है 60 दिन के लिए लबनान वाली साइड पर ख़ास तौर पर, ये कोई अमली सूरत इख्तियार करेगा? देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि जी जंग होगी कि नहीं होगी, जंग हो रही है। पहले ये था कि यमन में हुतीस थे, गज़ा में या उसके यानी वेस्ट बैंक की साइड पे आपको जो है वो हमास नज़र आती थी, इस तरफ लबनान में आपको हिज़्बुल्लाह नज़र आती थी, और उसमें ये था कि जी ये इसके पीछे बैकिंग है ईरान की। अब क्या हुआ है, ये जो 181 मिसाइल ईरान ने किए इसने यानी जाहिर कर दिया, अभी आमने सामने बात हो गई है। तो पहली बात तो ये है कि वो जो लोग कहते हैं जी जंग पता नहीं होगी कि नहीं, जंग तो ऑलरेडी हो रही है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि इसका स्केल क्या होगा, इसमें कौन कौन से लोग इस तरफ आएंगे और कौन कौन से लोग इस तरफ आएंगे। उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि उस तरह की जंग जो कि तवील हो, चाहे कन्वेंशनल हो, या खुदा न खास्ता कोई उसमें मिसाइल वगैरह कोई ये वो यानी एटॉमिक नो हो जो वो इस्तेमाल हो, या कोई जहरीले किस्म के मिसाइल हों, उसके हक़ में दुनिया का कोई एक मुल्क भी नहीं है। अमेरिका नहीं है,
यूरोप का कोई मुल्क नहीं है। चीन और रूस तो अपनी मुसीबतों में पड़ा हुआ है। चीन तो बिल्कुल ही यानी किसी किस्म की भी जंग नहीं चाहता, हत्ता कि ईरान और इजराइल भी ये नहीं चाहते कि ये जंग हो। सवाल आता है यहाँ के फिर हुआ क्या? हुआ ये कि गजा में जो कुछ करना था इजराइल ने वो कर लिया, बाकी के वो जो रेंद खूंद है, वो जो बाकी का रिमेनिंग चीज़ है वो हो रहा है। अब फोकस उसने कैसा स्ट्रेटेजिकली जो है वो फोकस कर दिया इस तरफ कि ये जंग हो रही है। ये कोई देख ही नहीं रहा कि उसने ऑलरेडी कितना जुल्म कर दिया है, कितनी तकलीफ वो पहुंचा चुका है उन यानी निहत्ते गजा के लोगों को। तो ये डिट्रैक्ट हुआ है। अब ये है कि अगर आपको दुनिया से कहीं से आवाज नहीं आ रही, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस वक्त किधर है? ये मल्टीलैटरल फोरम्स किधर हैं? ये ह्यूमन राइट्स वाले किधर हैं? चुप क्यों बैठे हैं? उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि उनको सूट करता है, ये उनको सूट करता है ये कि इजराइल और ईरान सामने हो और उनके आपस में भी कुछ स्कोर सेटल हो जाएंगे। दूसरी बात कि जिस वक्त दुनिया को पता लगा, अमेरिका को या बड़ी ताकतों को यह पता लगा कि ये जंग वाकई शुरू हो गई है इस तरह की कि इसका स्केल बढ़ जाएगा, मशरक़ वुस्ता से बाहर चली जाएगी और इस पे कुछ जहरीले जो हैं वो आलात इस्तेमाल होंगे, उस वक्त आप देखिएगा आधे दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। और दरियसना जो इसराइल के अहदाफ थे, याद है आपको जब अक्टूबर में ये हुआ था, उस वक्त ही हमने ये बात की थी कि हमास ख़त्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसराइल अपने सारे मकासद पूरे करेगा। और ये जो आपने इलेक्शन की बात की है, इसके बारे में इस वक्त की आखिरी बात, वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि ट्रंप आ गया तो पता नहीं ये हो जाएगा और कमला हैरिस आ गई तो पता नहीं ये नहीं होगा, उनके लिए 10 बस्ता गुजारिश है कि ट्रंप आ गया, कमला हैरिस आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ बयानात का पड़ेगा। होना वही है जो कि स्ट्रेटिजिस्ट अमेरिका में वाशिंगटन में फैसले हो चुके हैं कि इसका इजराइल का साथ देना है कम वट में, और उसमें वो सरे मुँह भी फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, बयानबाजियाँ अल्लाह की मेहरबानी से हम ये देख रहे हैं कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में या पड़ोसी मुल्क में ही नहीं, अमेरिका में भी बड़ी बड़ी बयानबाजियाँ आ रही हैं। मैं आऊँगा तो ये कर दूँगा, मैं आऊँगा तो यूक्रेन की वार ऐसे ख़त्म हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, ये प्री इलेक्शन सारी हिसाब किताब है। फैक्ट रिमेन्स कि ये जंग शुरू हो चुकी है और इसके स्केल पे अब डिपेंड करता है। और इस वक्त दुनिया सारी जो है वो तमाशाई बनी है। मुस्लिम उम्मा का तो जिक्र ही ना करे ना, उसका तो जिक्र ही कोई नहीं है बीच। राइट राव साहब, एक तो ये चीज़ जो नजम साकिब साहब ने कहा कि जो अहदाफ हासिल करने थे वो तकरीबन इसराइल ने कर भी लिए हैं। जिस तरह गज़ा में हमने देखा बरपरियत मचाई गई है उनकी जानिब से, और जिस तरह वो उस इलाके को जो है वो मलिया मिट कर दिया गया। दूसरा ये है कि इसराइल की जानिब से एक बयान सामने आया, उसने कहा कि ईरान ने हम पर अटैक करने के बाद अब हमें ये इख्तियार दे दिया है कि अब हम जब चाहें जहाँ चाहें हम दोबारा हमला कर सकते हैं और अब हमारे पास जवाब भी मौजूद है। तो क्या ये हो, पहले भी हमला हुआ है, हमने देखा वहाँ पर इस्माइल हनिया पर उनको शहीद किया गया, तो दोबारा भी देख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है वहाँ पे, उसमें इसराइल ने तो जो वहाँ पे की नस्ल कशी की और जिस तरह से वो सारा इलाका उसने एक तरह कब्ज़े में ही लिया हुआ है पूरा गज़ा का, और ये हमेशा से उसका रहा है। वो हर दफ़ा कुछ 10-15 मील और आगे आ जाता है, अपनी आबादियाँ बढ़ानी शुरू कर देता है, सेटलमेंट्स बना देता है वहाँ पे सारा। तो वो उसी किस्म का इस दफ़ा भी वो कर रहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं कर रहा, ये कई दफ़ा पहले भी कर चुके। इसी तरह उसने एक्सपेंड किया अपने आप को। तो उसका पहले दिन से यही खदशा था कि ये करके इस तरह से करेगा। तो वो अहदाफ यही है। अब पता नहीं हिज़्बुल्लाह के कितना नुकसान हुआ है, हमास का कितना हुआ है, तो ये या ईरान का कितना किया उसने नुकसान, लेकिन असल पर्पस जो उसका था वो यही था कि वो उसके, अब क्या उसने वो पूरा अचीव कर लिया और इससे आगे उसको मज़ीद कोई नज़र नहीं आ रही चीज़, तो वो जंग बंदी पे रजामंद हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जंग बंदी की जो एफर्ट है ना, अब ज़रा सीरियस रुख इख्तियार कर रही है, क्योंकि इससे आगे तो फिर जो ईरान और इसराइल की जो कन्फ्लिक्ट है वो जिस तरह से बड़ी है, और अभी उनके रूहानी पेशवा जो हैं अली ख़ामनेई, उन्होंने कह दिया है जवाबी हमले का इसराइल के ख़िलाफ़, और वो 5 जैसे आपने कहा 5 नवंबर को या उससे पहले किसी वक्त वो करेंगे। लेकिन जो खित्ते में मूवमेंट इस वक्त हो रही है, सीए के डायरेक्टर वहाँ पे लिबनान, और उसकी बात की आपने गज़ा के हवाले से कि, और फिर अभी 2 और एनवाई वहाँ पे गए हैं जो हिज़्बुल्लाह और उस हवाले से सारी वो जो एक डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुआहदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक एफ़र्ट है। मेरा ख्याल है ईरान शायद अभी कंस्ट्रेंट शो करे कि अगर ये प्रोग्रेस होती है और ये बात आगे बढ़ती है तो बेहतर है कि अभी थोड़ा सा कुछ दिन रुक लिया जाए।
साथ आप कल जो फॉरेन मिनिस्टर है सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑलरेडी कह चुके हैं, कल उन्होंने री एम्फसाइज़ किया क्योंकि पिछ को कुछ बात हो रहे थे कि सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन अभी भी चाहता है इसराइल के साथ। कल उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, उन्होंने कहा फ़लस्तीनी रियासत के हल तक हम आगे दूसरी तरफ उसका बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब अगर इससे आगे बात जाती है, अगर फिर ईरान हमला करता है, फिर इसराइल करता है, तो फिर ये मामला फिर किसी के कंट्रोल भी नहीं होगा। ये फिर वंस फॉर ऑल सेटल करना पड़ेगा। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी सोचना पड़ेगा कि इसराइल से जूते खाते रहना या इस मामले का कोई हल भी निकालना है। साकिब रशीद साहब, ये जो पिछले दिनों एक इसराइल ने हमला किया ईरान पर, इसकी शिद्दत उसी तरह की थी जिस तरह का ईरान ने पहला जवाबी हमला किया था, जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रोन्स जो है उड़ाए गए थे और वो रास्ते में ही आयरन ड्रोन सिस्टम ने उनको कंट्रोल कर लिया था, नीचे गिरा दिया था और सिर्फ वो एक मैसेज देना था। तो ये अब मैसेज की हद तक बात दोबारा आ गई है कि एक दूसरे को मैसेज देना है, या आप सकते हैं कि इसमें शिद्दत में इजाफा हो जाएगा ईरान और इसराइल के दरमियान इस जंग का? नहीं, शिद्दत में इजाफा इसी तरह ही हो सकता है कि अब ईरान कहता है कि वो नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी जवाब तो देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते तो फिर इसके असरात नेगेटिव पड़ते हैं आपकी जो ताकत है उस पर, क्योंकि जो उनकी जो फ़ौजी तनसीबात थी उनको निशाना बनाया इसराइल ने। इसी तरह ईरान ने पहले हमला किया। अब जो जंग है वो मशरिक़ वस्ता में किसी के मफाद में नहीं है, सब इसको देख तो रहे हैं, लेकिन ईरान की जानिब से अभी भी ये ऐलान किया गया है कि वो एक ज़ोरदार किस्म का जवाब देंगे और वो 5 नवंबर जो इलेक्शन है, अमरीकी इलेक्शन, उससे पहले भी हो सकता है मुमकिना तौर पर, फिर उसके असरात अमरीकी इलेक्शन के एंगल के तनाजुर में भी देखे जा सकते हैं। फिर लबनान और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी की, हिजबुल्लाह और उनकी जंगबंदी की जो बात हो रही है वो भी आगे बढ़ रही है। उसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि कुछ शराइत पर हिजबुल्लाह भी तैयार है उस जंगबंदी के लिए। तो ये मुमकिना तौर पर हो सकता है कि ईरान इस चीज़ का इंतज़ार करे कि लबनान के साथ उनका अगर कोई सेटलमेंट ऐसी होती है तो उसको इंतज़ार करे और उसके बाद जो है वो अपना कोई हमला करने या ना करने का जो है वो फैसला करे। लेकिन इस वक्त तक खबर यही है कि उन्होंने ये कह दिया है तैयारी का भी, और वो जवाब जो है वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में असल मसला जो गज़ा में जुल्म व बर्बरियत हुई और जो इसराइल ने की है 1 साल में, अक्टूबर 23 से ये बिल्कुल अहम मामला है साकिब रशीद के, ये तो वो सारी जो है वो बिल्कुल पस मंजर में चली गई है। इसका जवाब दे भी कौन होगा? नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी सवाल पहले, बुशरा बीबी रिहा क्या हुई? कुछ लोग पीटीआई में दोबारा अपनी जगह बनाने के लिए पहुंच गए। ज़रूरी सवाल ये है कि पीटीआई को दोबारा दरियाफ्त करने वाले ये कोलंबस पार्टी को हाईजैक करने में कामयाब हो गए तो पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स का क्या होगा? आज का गैर ज़रूरी सवाल, इस्लामाबाद में गर्दिश करती अफवाहों को देखा जाए तो पता चलता है कि 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम भी आने वाली है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि 2/3 अक्सरियत तो हमें हासिल है ही, ये 26वीं, 27वीं, 28वीं तरमीम करने की बजाय लगे हाथों एक नया आइन क्यों नहीं लाया जाता? राइट, हमारे नाज़रीन फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।